फिजिकल जियोग्राफी के रिवीजन में दामोदर नदी, इंडियन जियोग्राफी फिजिकल में। तो इंडियन जियोग्राफी दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर के पठार से यहाँ ये दामोदर नदी जा रही, तो दामोदर नदी जाती है। इस पर तेनू घाट, ये तेनू घाट जो है डैम बना है, तेनू घाट डैम। फिर है पेंच बांध, तो यहाँ ये पेंच बांध बना हुआ है ये वाला, तो ये पेंच बांध है। और ये तेनू घाट, ये भी एक डैम है। फिर इसकी सहायक है कोनार नदी, कोनार रिवर, ये लिखा है कोनार रिवर। इस पर कोनार डैम बना है, तो ये कोनार नदी इसकी सहायक है और इस पर कोनार डैम भी बना हुआ है। फिर बराक नदी इसकी सहायक है और इस पर बराक नदी पर तेलैया बांध बना है, तो बराक नदी पे तेलैया डैम बना है। और कोनार पे कोनार डैम बना है और खुद दामोदर पे तेनू घाट बना है और पेंच बांध बना है, तो इस तरह पेंच बांध बना है। फिर बराक पे 2 बांध बने हैं, जैसे दामोदर पे 2 है, दामोदर पे तेनू घाट है और पेंच बांध है। उसी तरह बराक पे 2 बांध है, एक तो तेलैया वाला है, दूसरा मैथुन बांध है, तो मैथुन डैम बना है और तेलैया, तो ये बराक नदी पे बने हैं। और इसकी जो सहायक थी केनार, तो इस पर केनार डैम बना है। और फिर ये हुगली नदी आ रही है, तो हुगली जो नदी है उसमें जाके ये मिल जाती है, गंगा की जो वितरका थी हुगली रिवर, तो ये हुगली में दामोदर जाके मिल जाती है। तो इसमें इस तरह 5 डैम हो जाते हैं, तेलैया घाट, पेंच बांध, कोनू डैम, तेलैया डैम और मैथुन डैम, तो दामोदर घाटी है। अब है महानदी रिवर कहाँ से है? तो ये दक्कन डैम, वो पैसे पठार है, दक्कन, तो ये जो छत्तीसगढ़ में पठार है, वहाँ से महानदी निकलती है। और इसके इस साइड में ये मैकाल पर्वत हैं, ये सारे मैकाल पर्वत हैं। और यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ मतलब वो मध्य भारत की पहाड़ियाँ हैं, ये मध्य भारत की यहाँ पहाड़ियाँ हैं। और जो तीसरी लॉन्ग रिवर है, थर्ड लॉन्ग रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, तो इसकी लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी? 851 किलोमीटर है। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा की सबसे महानदी क्या है? लंबी वाली है, और 851 इसकी किलोमीटर है। तो ये दक्कन का जो पठार है, यहाँ से निकल रही है महानदी और ये उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी की सहायक हैं, तो ये सहायक में बाईं ओर वाली है, इस साइड से इस साइड जा रही, तो ये बाईं हैं और ये दाएं हैं। तो बाईं ओर की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें शिवनाथ है, तो ये शिवनाथ नदी मिलती है, फिर हसदेव मिलती है, फिर मंद मिलती है, फिर ईब। तो शिवनाथ, हसदेव, मंद और ईब, ये नदियाँ मिलती हैं। फिर इस साइड से जो दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं, इसमें जोक, ओंग, तो जोक है, ओंग है, तेल है और ये चिल्का झील है यहाँ, तो इस तरह चिल्का झील है, तो यहाँ ये मिल जाती हैं। तो ये महानदी में जोग मिलती है, ओंग मिलती है, तेल मिलती है, और ये तेल के बाद ये आगे चलती हुई यहाँ डेल्टा बना देती है। चिल्का झील ये महानदी के मुहाने के पास है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी रिवर है, क्योंकि पहली गोदावरी है, दूसरी कृष्णा है, तीसरी महानदी है। तो ये तीसरी बड़ी है, बंगाल की खाड़ी पूरी घाट में जाके गिर जाती है। फिर महानदी पे जो है अन्य सहायक नदियों में कौन सी है? तो कोथा जोड़ी जो है रिवर, वो महानदी की अन्य सहायक नदी है। सुकापाइका जो है रिवर, वो महानदी की सहायक है। चीतोपाला रिवर है जो महानदी की सहायक है। तो काथा जोड़ी रिवर है और जो इसकी सहायक है। सुकापाइका ये इसकी सहायक है। जित्तोपाला इसकी सहायक है महानदी की। फिर टेम्पल कौन सा मंदिर है? तो लक्ष्मण मंदिर महानदी पे है, के पास में है, लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है। फिर गंधेश्वर टेम्पल, तो
गंधेश्वर टेम्पल है, लक्ष्मण मंदिर है, राजिम राजिम टेम्पल है और लेनिंग टेम्पल ऑफ ह्यूमन। तो ये टेम्पल हैं। फिर ऐसा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पे, फिर गंगरेल डैम बना हुआ है और ये दुधवा डैम। तो दुधवा डैम है, हीराकुंड डैम है और गंगरेल, ये इन पे महानदी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी ये पश्चिम घाट है, तो पश्चिम घाट में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से यहाँ से निकलती है। यहाँ 12 वर्ष में पुष्करम के कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो यहाँ से निकलती है। तो इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गंगाई नियम, इनके कई नाम हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। तो इसकी गोदावरी जो है, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी की। एक गोदावरी निकलती है और यहाँ आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। तो इसकी सहायक में है डरना। तो इसकी जो बाईं ओर की सहायक है डरना है, पुरना है, पेनगंगा है। तो डरना है, पुरना है और ये धरना क्या है? पुरना में मिल जाती है। तो डरना, पुरना, धरना, ये पेनगंगा है, ये वर्धा है। तो पेनगंगा इसमें वर्धा में आके मिल जाती है और यहाँ ये प्राणहिता बनाती है। तो पेनगंगा है, वर्धा है, पेनगंगा, वर्धा और ये यहाँ से 2 रिवर आती हैं, पेंच और कन्हू। 2 रिवर आती है तो बेनगंगा मिलके बेनगंगा बनाती हैं। तो ये पेनगंगा आती है। तो पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा और ये प्राणहिता बन के यहाँ मिल जाती हैं। तो इसकी सहायक है डरना, पुरना, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, प्राणहिता। फिर यहाँ सुबनसिरी रिवर आती है और सीलरू इसकी सहायक है। तो सुबनसिरी भी आके मिलती है यहाँ। तो ये सुबनसिरी है। इस तरह से फिर दक्षिण से यहाँ तो मूलरा, दक्षिण से इसकी जो मिलती हैं सहायक नदियाँ, यानी दाईं ओर से, तो मूलरा रिवर है, मंजरा है और यहाँ महेर रिवर है। तो मंजरा है, मूला रिवर है, मंजरा है और मुनहेर रिवर है। तो इस तरह आंध्र प्रदेश में आके मिल जाती हैं। अब कृष्णा रिवर, तो कृष्णा जो नदी है, तो ये महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में कृष्णा निकलती है, महाबलेश्वरम से निकलती है और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, यानी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1465 है। इसकी 1465, जबकि उसकी थी 1600 कुछ थी। इसकी 1465 थी, इसकी 1400 है। तो ये दूसरी है। तो इसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे पश्चिम से बाईं ओर की सहायक है डॉन रिवर, बहीम रिवर, सोना। तो ये भीम रिवर है, ये इसका नाम भीम है, जिससे सोन है। भीम और सोन दोनों मिलके बनाती हैं भीमसेन नदी। तो डॉन रिवर है और एक भीमसेन, भीम और सेन दोनों मिलके भीमसेन बनाती हैं। फिर मूसी है। तो इस तरह है, तो डॉन रिवर है, फिर भीमसेन है, फिर मूसी है, फिर हालिया रिवर है, पुलनू है, मन्यूरू रिवर है। तो ये इस तरह रिवर है। मानसून ऋण में मृदा अपरदन होता, मानसून के समय से मृदा अपरदन करती है ये कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर इसकी दाईं ओर की सहायक तो कयाना है, वरना है। तो इसमें कयाना और ये वरना, पंचगंगा है। तो करना, वरना, पंचगंगा, दुगोंग और गुहत पहा, मलपतराहा,
त्रू, गंगा और वीर, इस तरह की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की सहायक नदियाँ हैं और मतलब आंध्र प्रदेश में जाके गलती हैं और कृष्णा की सहायक है। कृष्णा नदी रिवर पे क्या है, टेम्पल बने हुए हैं जो मालप्रभा है। तो मालप्रभा पे कौन से हैं मतलब मंदिर बने हैं, तो मालप्रभा नदी है जो कृष्णा की सहायक। ये देख लेते हैं कौन साइड की सहायक है। ये है मालप्रभा, ये दाईं ओर की सहायक है मालप्रभा। तो मालप्रभा नदी है, इसके ऊपर बने हैं बांध। तो बांध मतलब ये कुछ स्थल है मालप्रभा पे। तो ऐहोल का मंदिर है, बादामी के मंदिर सुने हैं और पट्टदकल के मंदिर। तो ऐहोल, बादामी, पट्टदकल ये सारे मंदिर मालप्रभा नदी पे हैं। फिर हम्पी के टेम्पल ये तुंगभद्रा, हाँ तो ये तुंगभद्रा आपके हैं। और तुंगभद्रा ये मालप्रभा थी जैसे मालप्रभा, और ये तुंगभद्रा नदी तो तुंग और भद्रा से मिलकर बनती है, इस साइड से जाती है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा की सहायक, तुंगभद्रा पे कौन है, हम्पी। तुंगभद्रा के पास हम्पी है और मालप्रभा पे ये ऐहोल, बादामी, पट्टदकल है। फिर लेफ्ट हैंड साइड, तो इस तरह ये दाईं ओर की सहायक थी, दाईं सहायक, ये बाईं सहायक जो ऊपर से आती हैं। बाईं में सहायक में है पेड़ा बेगू रिवर और देन दी रिवर। तो ये है। तो प्रोजेक्ट इन पे कौन कौन से चल रहे हैं, तो इन पर बहुत जो कृष्णा नदी है उन पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे उज्जानी डैम चल रहा है, कायना डैम चल रहा है, मालप्रभा डैम है, तुंगभद्रा डैम है। तो ये मालप्रभा डैम, तुंगभद्रा डैम, कयाना डैम, उज्जानी डैम और श्रीशैलम डैम, नागार्जुन सागर। तो ये नागार्जुन सागर है और ये श्रीशैलम है, तो श्रीशैलम है, तुंगभद्रा है, मालप्रभा है। अलमती डैम है, प्रकाशम, इसमें प्रकाशम बाघम है। कावेरी रिवर, कावेरी नदी पे, तो कावेरी है जो इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। और ये कहाँ है, कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु है और पांडुचेरी में है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है और पांडुचेरी में है ये नदी, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी यहाँ से ब्रह्मगिरी ताल कावेरी, यहाँ ब्रह्मगिरी ताल कावेरी से निकलती है ये। और यहाँ कहाँ इस तरह जाती है, तमिलनाडु अपना डेल्टा बनाती, तो ये तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाएगी। तो सबके डेल्टा कहाँ बन रहे हैं ये बताया है, ये ध्यान रखने की बात भी है। ऊपर की ओर यानी बाईं ओर की सहायक नदी में है हरनांगी रिवर, हेमावती, इसमें हरनांगी है, हरनांगी, हेमावती, सिमसा रिवर और अर्कावती है। तो ये अर्कावती है, सिमसा है, अर्कावती, सिमसा, हेमावती और ये हरंगी रिवर है। तो हरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती है। फिर लक्ष्मण तीर्थ, यहाँ इससे बाईं ओर से जाती हैं ये दाईं ओर से जाती हैं। तो लक्ष्मण तीर्थ है,
कबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुबनसिरी, भवानी, कबिनी, सुबनसिरी, भवानी और अमरावती। तो ये अमरावती है, तो भवानी है, अमरावती है, सुबनसिरी है। तो इस साइड से दक्षिण से जाती हैं लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुबनसिरी, भवानी और अमरावती। तो ये जाती हैं तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। अब बेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, यानी पश्चिम घाट की ओर बहने वाली नदियाँ। तो ये भारत है, जैसे इसमें इस चित्र में बताया गया है, इस तरह। तो ये इस साइड की नदियाँ पड़ी थी। अब जो इस साइड गिरने वाली नदियाँ हैं, यानी पश्चिम घाट में, ये नक्शा उल्टा सा बनाया हुआ है। इसको नक्शे को ऐसे देखते हैं, ये ऐसे गड़बड़ बना दिया। तो ये पश्चिम साइड वाली बहने वाली नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें है नर्मदा है, तापी है, तो ये बड़ी नदियां हैं। फिर मूसी है, लूनी है। तो नर्मदा, ताप्ती, मूसी, लूनी, साबरमती है और महेंद्रयाली। तो इस तरह से जो इसमें मिलती हैं। स्वयं घाटी निर्माण की है उन्होंने, अपनी घाटी में, भ्रंश घाटियों में बहती है। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है। कई वितरिकाएं नहीं हैं। है नो डिस्ट्रीब्यूटरी और नो रिटेल फॉर्म। फिर नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ से निकलती, कहाँ जाती है। तो नर्मदा लंबाई कितनी है? 1310 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर लंबी है। और लॉन्गर जो वेस्टर्न साइड जो बहती है, उसमें सबसे लॉन्ग रिवर है ये, लॉन्गर रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया। तो वेस्टर्न साइड वाली बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और खम्बात की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की सहायक में यहाँ देखते हैं। तो नर्मदा नदी पश्चिम साइड बह रही, तो अब ये दाएं हैं और ये बाएं हो गया। तो दाईं और राइट साइड में, दाईं ओर से बहने वाली में हिरन नदी है, हनकेश्वर हिरन है और फिर चनकेश्वर है, कोलार है। तो हिरन है, चनकेश्वर है, कोलार है, बरना है और सिंह है। तो हिरन है और चरना है, कोलर है, बरना है और सिंह है। फिर गोई दाईं ओर से बहने वाली में, दाईं ओर तो ये थी, अब बाईं ओर है। तो गोई है, कुंदीक है, चोलोटा टाबू, तावा, यहाँ तावा है और ये तावा लॉन्गेस्ट वाली है। बंजिरा है और भूर हरे, ये इस तरह की नदियाँ हैं यहाँ पे। नर्मदा रिवर फॉर नर्मदा नदी पे और क्या क्या है? तो धुआंधार जलप्रपात बना है। और फिर ये और भी प्रपात हैं, जैसे दादिरी है, मंदेर है, शुहब, इस तरह से कुछ बने हुए हैं। जोधपुर शहर है, ये महत्वपूर्ण है। यूपी सिस्टम हिल्स, ग्रेटर बॉर्डर। नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध है, ओमकारेश्वर है, ब्रह्मगिरी है, इंदिरा सागर है और सरदार सरोवर है, महेश्वर है,
तो ये डैम है। तापी नदी, तापी नदी ये वेस्टर्न में बहने वाली सेकंड लार्जेस्ट नदी से दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम साइड में गिरती है और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। तो 724 किलोमीटर है। और सुदर्ट तापी रिवर है ये मल्टी फॉरेस्ट रिवर यहाँ पे बैतूल MP महेंद्रा रिवर यहाँ से निकलती है और ये इस साइड पश्चिम में गिरती है। ताप्ती इसकी सहायक में सूकी अनेर ये सतपुड़ा पर्वत इसके उत्तर में है और दक्षिण में है ये सतमाला और अजंता हिल्स। सतमाला है, अजंता है दक्षिण में। और इसमें सुंकी रिवर है, अनेर है, अरुणावती है और गोमई है। तो इसकी सहायक नदी है सूकी, अनेर, अरुणावती और गोमई इसकी सहायक नदी है। फिर इसकी जो ये दाई सहायक थी और ये बाई सहायक हैं। तो बाई सहायक जो नीचे से मिलती हैं उनमें है अमरावती इसमें एक मिलती है। फिर पैनिहार मिलती है, अमरावती मिलती है, पैनिहार मिलती है। फिर बोरी, गिरना और नीलगंगा और पूर्णा। नीलगंगा और नालगंगा और पूर्णा है जी। और गिरना है जी, बूरी है जी, पैनिहार है और अमरावती है। इस पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हैथनार है, गंगनापुर है, उकेई है और गईमा है। तरह के प्रोजेक्ट हैं। माही नदी है। तो माही नदी जो बहती है इसमें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में बहती है माही नदी और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मालवा दर्रा है जो मालवा प्लेटू पठार तो वहाँ से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसमें परमा लेफ्ट में से यहाँ परमा इसकी सहायक है। ये इसके जो माही नदी इसके इस साइड में ये विंध्याचल का पठार विंध्य श्रेणियाँ हैं। इस साइड विंध्य श्रेणियाँ हैं। इसमें यहाँ और तो ये माही नदी निकलती है। सुमर इसकी इस साइड की सहायक नदी है। इस पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। माही बैराज और काडाना बनाकुई डैम इस तरह की माही पे चल रहे हैं। फिर साबरमती है। तो साबरमती है जी नदी, इसकी लंबाई कितनी है 371 किलोमीटर। 371 किलोमीटर है इसकी साबरमती की। राजस्थान और गुजरात में है जी। तो इसमें लेफ्ट में क्या है रन ऑफ कच्छ। इसके लेफ्ट में रन ऑन कच्छ है और राइट में सी है यानी पानी समुद्र ही है। तो इस तरह शावर और हेमावती और ये स्वर्णामती। तो ये स्वर्णामती रिवर है, 2 नदियों से मिलकर बनती है। ये उदयनगिरी की पहाड़ियाँ हैं। लूनी नदी। तो लूनी नदी निकलती है जो पश्चिम साइड में बहती है और इसकी लंबाई 511 है। तो लूनी की 511 लंबाई है और ये नागा हिल्स अजमार में निकलती है यहाँ से और ये इसकी साइड पश्चिम में जाके रण ऑफ कच्छ में विलीन हो जाती है लूनी। और इसकी सहायक में लिवरी
लाइरी है, जवारी है, लाइरी, जवारी, सुकारी और सागरी और जोईरी है नदियां हैं ये। महानदे वेस्टर्न घाट रिवर में केरल के पास जो बहती है नदियाँ उनमें है भरतपुझा नदी, पेरियार नदी और पंपा नदी। सबरी माता मंदिर है यहाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं केरल में। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। तो जहाँ मतलब ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक ठंडी होती है। तो ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी वो ये वाले क्षेत्र हैं घाट वाले। पश्चिम बंगाल की खाड़ी है। अधिक शीत गर्मी होती है और मतलब अधिक गर्मी होती है और अधिक ठंडी की भी यहाँ होती है। तो ये दिल्ली वाले क्षेत्र हैं। तो भारत की भौगोलिक विविधता जलवायु मौसम। तो जलवायु क्या है दीर्घकालिक होती है। दशाएं दीर्घकालिक होती हैं यानी 30 से 35 वर्षों तक रहती हैं। फिर औसतन मौसमी दशाएं हैं ये। और मौसम क्या है अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं हैं जैसे तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता और वायु की दिशाएं। इनके आधार पर मौसम निर्धारित होता है। मुख्य निर्धारण तो उष्णकटिबंधीय कटीले विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति क्या है भारत की। तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक के अक्षांशों पर है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ में है। समुद्र से दूरी के आधार पर निर्धारित होती है भौगोलिक दिशाएं। फिर समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है तो इसके आधार पर तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। फिर स्थलीय प्रभाव है या वर्षा विशेष प्रतिरूप। तो ये सारे कारक होते हैं। जलवायु की विशेषता क्या पवनों का मौसम का व्युत्क्रमण। वर्षा पवनें होती हैं तो उन पवनों का मौसम का व्युत्क्रमण प्रभाव पड़ता है। वर्षा के वितरण में मौसम में अंतर है। मौसम विविधता है तो वर्षा के वितरण में है यानी 75% वर्षा मानसूनी काल में हो। मानसून काल में 75% वर्षा हो जाती है जबकि अन्य वर्षा अन्य समय में। फिर जलवायु विविधता है जैसे ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं बाढ़, बादल फटना, सूखा, चक्रवात और हीट वेव चलना। वर्षा का विशेष प्रतिरूप तो वर्षा में किस तरह से होती है तो मानसूनी वर्षा होती है। लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। तो लौटते हुए मानसून जब इस तरह से हवाएं चलती हैं भारत के बाहर और उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ आता है जो तो उससे वर्षा होती है। मानसून पूर्व वर्षा तो मानसून से जो पहले वाली वर्षा होती है उसे काल वैसाखी कहते हैं। नॉरवेस्टर या आम्र वर्षा। तो इस तरह से वर्षण होता है। तो मानसून होता है जिसमें 75% होता है। फिर लौटता हुआ मानसून है, तो पश्चिमी विक्षोभ है और ये मानसून से पहले वाली वर्षा है। तो ये इस तरह है। ये पश्चिम घाट है जो वृष्टि छाया क्षेत्र बनाते हैं इस साइड के लिए। और पवनामुख ढाल ये पवन के सामने है तो पवनामुख ढाल होते हैं। तो जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण डॉक्टर एल दुलारी स्टेम के अनुसार जलवायु प्रदेश। तो इसमें जलवायु प्रदेश है तो सर्वप्रथम स्टाम्प महोदय ने संपूर्ण भारत को जनवरी माह की 18 डिग्री सेल्सियस की कोपेन का वर्गीकरण है और इसमें डार्डलैंड का वर्गीकरण है। तो स्टैम्प महोदय ने संपूर्ण भारत को जनवरी माह की 18 डिग्री सेल्सियस की समांतर रेखा के आधार पर मानकर 2 वृहद जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। तो जनवरी माह में 18 डिग्री सेल्सियस को आधार माना है, उसके आधार पर जलवायु को विभाजित किया है। यह रेखा कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। समताप रेखा समान तापमान को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं समताप रेखा। तो स्टाम्प द्वारा सुझाए गए भारत के जलवायु प्रदेशों के नाम इस प्रकार है। तो स्टाम्प ने डर्ले स्टाम्प ने बृहद क्षेत्र यानी 11 उप प्रदेशों में विभाजित किया है।
तो शीतकाल में जनवरी का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो शीतकाल में 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। शीतकाल में तापमान यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता। तो यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता, यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो उष्णकटिबंधीय भारत का क्षेत्र है। और ये बाटा कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन ने वर्गीकरण जो किया है, कोपेन का मान है। तो कोपेन वर्गीकरण इसमें तापमान को माना, वर्षा को और वनस्पति के आधार पर तापमान कितना है, वर्षा कितनी होती है, वनस्पति कैसी है, रबड़ पेड़ तापमान और वर्षा के आधार पर। तो इन्होंने इस तरह से इन्हें बांटा है कोपेन का वर्गीकरण। तो जर्मनी के विद्वान थे ये कोपेन। जर्मनी के विद्वान कोपेन ने विश्व के जलवायु प्रदेशों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न 1918 से 1931 की अवधि में किया। तो जलवायु परिवर्तन को नापने के लिए 1918 से 1931 की अवधि में किया। 1936 में इन प्रदेशों का संशोधन प्रस्तुत किया और भारत की जलवायु प्रदेशों की एक नई योजना, भारत में जलवायु प्रदेशों की एक नई योजना बनाई 1936 तक। और जलवायु प्रदेश में जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न की गई जलवायु दशाओं की एकरूपता पाई जाती है। तो जलवायु एकरूपता पाई जाती है। तो कोपेन ने अपने जलवायु प्रदेशों को निर्धारित करने के निम्नलिखित तथ्य आधार माने हैं। तो कोपेन है, तो कोपेन जलवायु प्रदेशों को निर्धारित करने, जलवायु प्रदेश है उनको निर्धारित करने के माने हैं। जैसे किस आधार पर उन्होंने मतलब वर्गीकरण किया है, तो मासिक औसत तापमान, वर्षा का एक महीने में औसत तापमान, वार्षिक और मासिक यानी साल भर में और महीने में औसत तापमान कितना है। फिर वर्षा की मात्रा को और स्थानीय वनस्पति को, तो ताप को माना है, वर्षा को और स्थानीय वनस्पति को इन्होंने आधार माना कोपेन ने। इस आधार पर कोपेन ने जलवायु को 5 प्रकार माने हैं। उन्हें अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, हिम जलवायु और बर्फीली जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, हिम जलवायु, बर्फीली जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, हिम जलवायु और बर्फीली जलवायु। तापमान तथा वर्षा के ऋतुगत वितरण के आधार पर उपयुक्त 5 जलवायु प्रदेशों को उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो तापमान जो है, तापमान और वर्षा के आधार पर, तापमान और वर्षा ऋतु के वितरण के आधार पर तो 5 जलवायु प्रदेशों को उप प्रदेशों में विभाजित किया है। ये संबंधित करने के लिए अंग्रेजी के ने छोटे अक्षर से मतलब बांटा है उन्होंने तापमान वर्षा के आधार पर। ACFHM, G और W का प्रयोग किया है। इस अक्षरों का अर्थ इस प्रकार है। तो ACFHMGW का प्रयोग किया है। ए का अर्थ है 22 डिग्री सेल्सियस। ए का अर्थ क्या है, तो इस तरह ध्यान करना कि 22 डिग्री सेल्सियस गर्म ग्रीष्म, सबसे अधिक गर्म माह का औसत तापमान, तो सबसे अधिक माह जो गर्म माह होता है उसका औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो उसे ए कहेंगे। तो सबसे अधिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो, ए। फिर सी में आएगा शीतल गर्म, सबसे अधिक गर्म माह और औसतन तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम। तो सबसे अधिक गर्म होगा सी में, लेकिन औसत तापमान 22 से कम होगा। एफ में कोई भी मौसम शुष्क नहीं, यानी शुष्क मौसम बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी मौसम शुष्क नहीं होगा। फिर डब्ल्यू यानी शीत ऋतु में शुष्क मौसम, एफ में कोई मौसम शुष्क नहीं होगा और डब्ल्यू में शीत ऋतु में शुष्क होगा। फिर शीत ऋतु में शुष्क होगा। एस वाला मौसम है ग्रीष्म ऋतु में शुष्क, यहाँ गर्मी में, एस में गर्मी में शुष्क होगा। तो यहाँ गर्मी में शुष्क था, डब्ल्यू है शीत में शुष्क, डब्ल्यू शीत में शुष्क है, एस ग्रीष्म में शुष्क। जी गंगा तुल्य तापमान, वार्षिक परिसर तथा वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती, तो यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, गंगा तुल्य तापमान होगा, वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होगी।
तो एच में 18 डिग्री सेल्सियस, जो एच है तो उसमें 18 डिग्री सेल्सियस वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। एम मानसून शुष्क मौसम की अल्पावधि। डब्लू है मरुस्थल, जहाँ मरुस्थल हों, और एस स्टोपी अर्ध शुष्क। तो इस तरह वाले जो क्षेत्र हैं। तो ए है, सी है, एफ, डब्लू, एस, जी, एच, एम, डब्लू, एफ, डब्लू फिर से आ गया, एस फिर से आ गया। कोपेन के वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय जलवायु और शीत शुष्क जलवायु। तो कोपेन की जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण है। भारत की वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं उगती है। वृक्ष, पौधे, घास, झाड़ियाँ आदि तो प्राकृतिक वनस्पति है और बिना किसी हस्तक्षेप के स्वयं उग जाती है। प्रभावित करने वाले अन्य कारक है तो जलवायु, तापमान, वर्षा प्रभावित करते हैं वनस्पति को। फिर मृदा प्रभावित करती है, स्थलाकृतिक मैदान जैसे पठार, पर्वत और द्वीप, ये प्रभावित करते हैं भारतीय वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। वनस्पति को कौन प्रभावित करता है? तो वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु है, मृदा है, स्थलाकृति है। जलवायु, मृदा, स्थलाकृति प्रमुख कारक। तापमान एवं वर्षा का प्रभाव सबसे व्यापक है। तो वर्षा है तो वर्षा का प्रभाव क्या है? सबसे व्यापक प्रभाव है वर्षा का। तापमान और वर्षा का प्रभाव सबसे व्यापक है। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में 200 सेंटीमीटर सदाबहार, 2 सेंटीमीटर पर सदाबहार वन मिलते हैं। तो तापमान और वर्षा है, और 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर में मानसून प्रकार के वन। यहाँ वर्षा 2 सेंटीमीटर होती है वह सदाबहार वन, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा में मानसूनी वन, 50 से 100 में शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सवाना वाले वन। तो शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सवाना वाले वन मिल जाते हैं। 25 से 50 में शुष्क कटीले वन मिलेंगे और 25 में मरुस्थल हो जाएंगे। तो इस ये वर्षा के आधार पर है कि 200 में सदाबहार, फिर मानसूनी पर्वतीय वन, पर्णपाती वन, फिर शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सवाना, और 25 से 50 शुष्क कटीले वन, 25 में मरुस्थलीय वनस्पति। फिर प्राकृतिक वनस्पति ऊर्ध्वाधर और अक्षीय समतुल्य। तो अक्षांशीय वर्गीकरण में ऊर्ध्वाधर और अक्षांश समतुल्य है। तो यहाँ चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन, तो ये बनते हैं चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, कोणधारी वन और टुंड्रा वनस्पति। तो ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण के आधार पर है। तो चौड़ी पत्ती वाले वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, कोणधारी वन और टुंड्रा वनस्पति। फिर ऊंचाई के आधार पर फिर सदाबहार, तो इसके आधार पर मतलब वन होते हैं। फिर सवाना वन, मतलब सदाबहार वन होते हैं। फिर सवाना, मरुस्थल, शीतोष्ण घास के मैदान, पर्णपाती वन, कोणधारी और टुंड्रा वन। तो अक्षांशीय वर्गीकरण, तो अक्षांशों के अनुसार मिलेंगे। पहले सदाबहार मिलेंगे, फिर ऊपर जाने पर सवाना, मरुस्थल, फिर शीतोष्ण घास, पर्णपाती वन, कोणधारी और टुंड्रा। प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति भारत में है HG चैंपियन ऑफ एस के साथ क्लासिफिकेशन। इस तरह वर्गीकरण है इसका जलवायु का। तो 5 जलवायु समूह और 16 उप समूह हैं। तो 5 जलवायु प्रदेश हैं और 16 उप समूह हैं इनके। इसमें 5 जलवायु प्रदेश हैं और 16 उप समूह में बांटा गया है। HG चैंपियन ने ब्रिटिश काल में वन अधिकार थे इनके। और
संयुक्त अधिकारी और भारतीय वन वैज्ञानिक हैं। 1935 से 1968 तक तो भारतीय वन सेवक रहे हैं। 1935 से 1968 तक। अब है इस तरह जे वन क्षेत्र अर्ध उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, अल्पाइन वन। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, अर्ध उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क कटिबंधीय वन, पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण और 5 अल्पाइन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार तो अर्ध उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो है पहले वाले अर्ध उष्णकटिबंधीय कटीले वन, इसमें सदाबहार बनाएंगे। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार बनाएंगे, अर्ध पर्णपाती बनाएंगे और तटीय दलदली बनाएंगे। तो अर्ध उष्णकटिबंधीय वन है उसमें सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार, अर्ध सदाबहार, अर्ध पर्णपाती और तटीय दलदली इस तरह। शुष्क वाले में शुष्क सदाबहार, शुष्क पर्णपाती, शुष्क सदाबहार हो गए, शुष्क पर्णपाती हो गए और कटीले बनाए जाएंगे। फिर उपोष्ण इसमें पर्वतीय उपोष्ण में क्या है, उपोष्ण तो समय लगेगा लेकिन चौड़ी पत्ती वाले पर्वतीय, अर्ध पर्णपातीय और शुष्क सदाबहार। तो चौड़ी पत्ती वाले पर्वतीय, अर्ध पर्वतीय, शुष्क सदाबहार। पर्वतीय समशीतोष्ण यानी उपोष्ण कहलाते हैं। तो अर्ध समशीतोष्ण, शुष्क समशीतोष्ण, अर्ध पर्वतीय अर्ध समशीतोष्ण, हिमालयी वाले समशीतोष्ण और हिमालयी शुष्क। अल्पाइन वनों में अल्पाइन, उप अल्पाइन, आर्द्र अल्पाइन और शुष्क अल्पाइन झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है, तापमान 25 से 27 सेंटीमीटर रहता है और मूसली वेजिटेशन यानी वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष जो है 60-70 मीटर ऊंचे होते हैं, कठोर लकड़ी होती है इनकी वृक्षों की। इनमें जो वृक्ष हैं एम्फीफ्लाइट्स होते हैं, महोगनी, इबोनी, बेम्बो और रेसवुड कटहल इसी में आती हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कटहल है, इबोनी है। वितरण यहाँ पश्चिम ढाल में, अंडमान निकोबार में है। तो उष्णकटिबंधीय जो अर्ध सदाबहार है, अर्ध सदाबहार वर्ष 200 से 250 होती है, 200 से 250 होती है, तापमान 24 से 27 होता है। यहाँ ट्रांसिटेशनल जोन वृक्ष लेंगुरल, लार्जुरल, रोसेट बोर्ड और महुआ और बेम्बो। व्हाइट सेडर और चेस्टनट वितरण यहाँ उड़ीसा में है, नागालैंड में है, ईस्टर्न में है। फिर उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्वतीय वन 100 से 200 सेंटीमीटर 27 डिग्री इसमें होती है। बसंत ऋतु आरंभिक ग्रीष्म ऋतु में होती है, पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो बसंत ऋतु में पत्तियाँ गिरा देते हैं। ऊंचाई इनकी 25 से 60 मीटर होती है। इसमें सागौन है, साल है, शीशम है, सागौन, साल, शीशम, रेसवुड है, लोरियल, जामुन है और अमूल। वितरण ट्राई बहावर और छोटा नागपुर में। तटीय दलदली वन डेल्टाई क्षेत्रों में होते हैं। इनमें वृक्ष कौन से हैं
तो संदरी, अगारा और राइजोफोरा है, और मनग्रेवी। गंगा और महानदी गोदावरी कृष्णा का भी रियल टाइम वितरण होता है। दूसरे ग्रुप में जो शुष्क वाले थे, तो शुष्क वाले ग्रुप में सदाबहार, पर्णपाती और कटीले। तो इसमें 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 100 होती है, इसमें कटीले वालों में 75 होती है। 28 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। वृक्ष 12 मीटर होते हैं। तो कटीले जो वन होंगे उनमें तापमान अधिक होगा, शुष्क अनुकूल होंगे। जो शुष्क सदाबहार हैं, शुष्क पर्णपाती और कटीले। सदाबहार वालों में जामुन, लेमन, नीम और कैनकेचुरन आदि हैं। सरगवान, रेडवुड, लैंगलू, अमोन, रक्तचंदन आदि वितरण है। इंडिया एक्सपेड। राजस्थान वेस्टर्न घाट है। 75% सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान हो गया। शुष्क नली, फिर बबूल है, खजूर है, नीम है, चकोस है, इपुलिया है। पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय जो हैं 30 प्रकार के, इसमें चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। फिर अर्ध पाइन होते हैं, शुष्क सदाबहार। तो इसमें तापमान के आधार पे 25 से 125 इस तरह वर्षा होती है। ओक, चेस्टनट, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, मुझे याद भी नहीं हो रही। और ये अगले हैं पर्वतीय अर्धशीतोष्ण। पर्वतीय में अर्धशीतोष्ण वाले, तो अर्धशीतोष्ण वालों में 11 डिग्री सेल्सियस 14 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और डेंड्रॉन, चेलगोटा, भोजपत्र, ओक, ब्लूपेन इस तरह के हैं। तमिलनाडु, केरल हिल्स में, ईस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालयी अर्ध समशीतोष्ण 1500 से 1300 मीटर ऊंचे होते हैं। शंकुधारी वृक्ष हैं, हिमालय में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में। हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण 100 सेंटीमीटर से स्नोफॉल हिमपात तक होते हैं। तो वितरण लद्दाख में है। तो पाइन वन है। पाइन वन में उप अल्पाइन, फिर ईश्वर, रेडोडेंड्रॉन, वृक्ष, अर्ध अल्पाइन झाड़ियाँ, शुष्क अल्पाइन झाड़ियाँ, अल्पाइन जूनिपर, हनीसुकल और आर्टिमिसिया। भारत की मृदाएं। मृदा सेल, मालवा, जैव पदार्थों की मिश्रण होती हैं। पैतृक चट्टानें, स्थलाकृति, जलवायु, यह सामग्री समय अन्य कारक हैं। मृदा निर्माण दीर्घकालिक प्रक्रिया है। क्षैतिज संस्तरण होता है। मृदा निर्माण क्या है? दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। स्थलाकृति, पैतृक चट्टानें, जलवायु, समय, जीवन स्वरूप और वनस्पति आदि सभी का प्रभाव पड़ता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये तैयार करता है। मृदा युवा थर अपर्दित मृदा, क्षैतिज संस्तरण का विकास नहीं, लाल पीली मृदा, भूरी मृदा, शुष्क मृदा, निश्चित मृदा, घास मैदान, अन्य मृदा, इस तरह की मृदाओं का वर्गीकरण होता है भारत में। तो मृदाओं के वर्गीकरण में ये है तो काय कारक है। तो उत्पत्ति है, रंग है, संयोजन, अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टी को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, काली मृदा है, लाल पीली मृदा है, लैटराइट मृदा है, शुष्क मृदा है, लवणीय मृदा है, पीटमय मृदा है और वन मृदा है। इस तरह की मिट्टी है भारत में। लैटराइट, शुष्क, लवणीय, पीट मृदा, वन मृदा। औचित्य के आधार पर अलग अलग प्रकार की मृदाएं हैं। तो
तो जलोढ़ मृदाएं क्या हैं, तो इनका वितरण है जो 40% क्षेत्र पर है। विशेषता जनसंख्या और खाद्यान्न की होती है। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस पर्वतीय पीठ मृदा क्षेत्रों को छोड़कर मृदाओं में ह्यूमस का अभाव है। तो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनको छोड़कर बाकी सारी जलोढ़ मृदाएं जो हैं भारत की, उन सब में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। फिर जलोढ़ मृदा हो गई। तो काली मृदा है। तो काली मृदा का वितरण ये काले रंग की होती है और टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट और लोहा अंश की और मैग्नीशियम के कारण इसका रंग होता है काला, काले रंग की होती है। 25% क्षेत्र पर ये है और ये 40% क्षेत्र पर है। तो रेगुड़ मृदा स्वतः जल सोखने वाली मृदा है। जल धारण करने की अच्छी क्षमता होती है और सूखने पर दरार इसमें पड़ जाती है। तो इस मृदा में दरार पड़ जाती है। कपास की खेती के लिए अच्छी है काली मृदा। फिर लाल पीली मृदा है जो इसका वितरण विशेषतर रंग इनका पीला होता है। लोह अंश जलयोजित हो जाता है। लोह अंश के कारण जब जल होता है तो लाल रंग हो जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस का अभाव है। तो इनमें भी वही चीज़ है। फिर लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा जो है विशेषता निष्क्षालन होता है। ऊपरी मृदा परत लाल जैसी ईंटें होती है। काजू की खेती अच्छी, ह्यूमस का अभाव, नाइट्रोजन है। तो ये इस साइड जहाँ पाई जा रही है वो लेटराइट मृदा है। और काली या पीली मृदा है। शुष्क मृदा, जो शुष्क मृदा है तापमान वर्षण उच्च वाष्पीकरण के कारण नाइट्रोजन ह्यूमस का अभाव हो, निम्न उत्पादकता होती है शुष्क मृदा की। फिर लवड़ी मृदा जो शुष्क अर्ध शुष्क जल भराव वाली भूमि में होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस तो इनमें जल भराव वाली में होती है, इनमें ह्यूमस पाया जाता है। पीठ में मृदा तो वनस्पति सड़ने लगती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक हो जाती है पीठ में मृदा में और संलग्न दशाओं में निर्मित होती है। रंग गहरा होता है। वन मृदाएं तो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है।